हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षण कौशल पार्ट 1 सीरीज नंबर, जो कि आपके टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण सीरीज के साथ आप जुड़े हैं। प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें सभी भाई बंधु सगा संबंधियों को। और बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। समस्या समाधान को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश, अप्रत्यक्ष अनुदेश, सामान्य अनुदेश, विशिष्ट अनुदेश। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ शुरुआत और बहुत बढ़िया आंसरों के साथ शुरुआत आप लोगों की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ आंसरों की शुरुआत। यस, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, समस्या समाधान को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश, अप्रत्यक्ष अनुदेश, सामान्य अनुदेश, विशिष्ट अनुदेश। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करें सभी लोग। यहाँ पर आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। यस, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष अनुदेश। अप्रत्यक्ष अनुदेश समस्या समाधान को कहते हैं अप्रत्यक्ष अनुदेश। क्या होता है? समस्या, किसी भी समस्या, कोई भी समस्यात्मक बालक है या किसी भी बालक की कोई समस्या है, शिक्षण कौशल का अनुभव ये होता है कि उसकी समस्या को ना देखते हुए समस्या को समाधान की ओर देखा जाए। अगर समस्या को देखा जाएगा तो प्रत्यक्ष अनुदेश होगा, और अगर समस्या को समाधान को देखा जाए, समस्या पर विशेष गौर न करके उसके समाधान को खोजा जाए, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष अनुदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहे होंगे क्वेश्चन के लिए, और आंसर भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। जिज्ञासा जागरूकता प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है कक्षा शिक्षण में, निगमन विधि में, आगमन विधि में, सूचना संबंधित करने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करें सभी लोग। एक बार फिर आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ शुरुआत ये सीरीज टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सूचना संबंधित करने में जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सूचना संसाधित करने में, सूचना संसाधित मतलब सूचना को प्रकाशित करने में जिज्ञासा होती है। किसी चीज़ की सूचना, भाई कहते हैं ना कि हमें वो बात मालूम थी लेकिन हमारे पेट में नहीं पच रही है, क्योंकि हमें वो किसी को जिज्ञासा है बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है। निर्देशन विधि, अन्वेषण उपागम एवं प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान उपागम एवं परियोजना विधि, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक मतलब हाई स्कूल, कक्षा 10, कक्षा 10 की बात हो रही है। क्लास 10 की बात हो रही है। क्लास 10 माध्यमिक मतलब क्लास 10 की बात हो रही है। तो क्लास 10 में विज्ञान शिक्षण की विधि क्या होगी? निर्देशन विधि होगी, अन्वेषण उपागम एवं प्रयोगशाला विधि होगी, समस्या समाधान एवं उपागम परियोजना विधि होगी, उपयुक्त सभी। मतलब निर्देशन मतलब आप निर्देशित करेंगे बच्चे को किस विधि के लिए। फिर इसके बाद अन्वेषण एवं उपागम एवं प्रयोगशाला विधि, भाई उनको करने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए मौका देंगे, समझाएंगे, निर्देशित करेंगे और एक प्रयोगशाला उपलब्ध कराएंगे उनके लिए। समस्या समाधान, प्रयोगशाला में हो रही समस्याओं का समाधान करेंगे। उपागम मतलब उनके लिए सामग्री उपयोग कराएंगे। परियोजना, उस पर परियोजना बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों के साथ सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीरीज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हमारे अनुभव के अनुसार, तो उसको हम और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 8 से 10, 12 से 18, 4 से 8, 3 से 6। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बहुत ही बढ़िया आंसर आने चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। दोस्तों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सभी लोगों को ताकि ये सेशन पहुंच सके, ताकि और वीडियो को फुल वॉच करें। बहुत ही बढ़िया सीरीज के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए, जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कुछ क्वेश्चंस विगत परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है, और बहुत ही बढ़िया शानदार सीरीज है। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले तब आप कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या 3 से 6 होती है। कितनी होती है? 3 से 6 होती है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 सेशन का आपके सामने। प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है आगमनात्मक, निगमनात्मक, दशात्मक, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यक्ष अनुदेशन सामान्यतः होता है, तो आपको बता दें प्रत्यक्ष अनुदेशन आपका निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक, पहले निगमन विधि आगमन विधि जो आपने पढ़ी है ना, ये निगमन विधि और आगमन विधि दोनों विधियाँ होती हैं। दोनों विधियों में बच्चों को पहले उदाहरण, किसी विधि में पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बारे में बताया जाता है, और निगमन विधि में पहले आपको नियम के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके उदाहरण दिए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष में क्या है, आपको सामने सामने वह चीज़ कराई जाएगी, पहले उसके नियम बताए जाएंगे, फिर उसका उदाहरण आपके समक्ष प्रयुक्त किया जाएगा। इस हिसाब से आपका प्रत्यक्ष अनुदेशन समानता होता है, तो प्रत्यक्ष अनुदेशन समानता बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर किया, बहुत ही बढ़िया आंसर किए हैं। प्रत्यक्ष अनुदेशन समानता होता है। और इससे ज़्यादा आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक बार थ्योरिकल क्लास में विजिट कीजिएगा, और थ्योरिकल क्लास के अलावा जो भी प्रॉब्लम्स और भी हो रही हैं कमेंट करके प्लीज़ हमें बता दें, तो हम आपको उसका निवारण बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 रहा आप लोगों के सामने। क्षेत्र प्रेक्षण से आशा है, क्षेत्र प्रेक्षण से आशा है, क्षेत्र में भ्रमण से, क्षेत्रीय जानकारी एकत्रित करने से, शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय प्रेक्षण करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर, सटीक आंसर आना स्टार्ट हुआ। क्षेत्रीय प्रक्षेपण से आशा है शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी द्वारा अपने परिवेश, अपने आसपास की परिवेश जहाँ वो रहता है, आप अपने आसपास के परिवेश का सक्रिय प्रेक्षण करना, मतलब उसका भ्रमण करना, उसका अनुभव करना, ये है शिक्षार्थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। व्यापक मूल्यांकन से आशा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्यापक मूल्यांकन से आशा है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन से, मनोज्ञात्मक मूल्यांकन से, भावात्मक मूल्यांकन से, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 7 के लिए आंसर करेंगे। देखिए व्यापक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन करना, किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन कई प्रकार से किया जाता है ना, उससे वार्तालाप करके, उसका इंटरव्यू लेके, उससे लिखा करके, उसकी परीक्षा लेकर, उसका तो मतलब किसी भी तरीके से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो एक व्यापक तरीका क्या है, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन से, यस संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप भी व्यापक मूल्यांकन हो सकता है। मनोगुणात्मक मूल्यांकन से, इससे भी हो सकता है। भावात्मक मूल्यांकन, उसकी भावनाओं को देखकर, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, आंसर करें, और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार फिर स्वागत करते हैं, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाई एसपी सर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 8, बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखना प्रारंभ करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखना प्रारंभ करता है? अचेतन रूप से, सचेतन रूप से, अर्धचेतन रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखता है? तो बालक प्राथमिक विद्यालय में जब जाता है अचेतन रूप से भाषा सीख के ही जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, अचेत होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है, वो उसमें नहीं होता है, वो तो वह अचेत अवस्था में होता है, तो वह घर पे ही सीख लेता है सारी चीज़ें बच्चे, है ना। और बाकी आपका जो विद्यालय जाता है तो विद्यालय में सोने के लिए नहीं जाता है, ना सोते हुए सीखता है, ना गाते हुए सीखता है। सिर्फ आपका सचेत अवस्था में कहलाती है, सचेत अवस्था में ही बालक विद्यालय में जाके सीखता है। तो यहाँ पर कहा गया है बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस रूप में भाषा सीखता है? तो सचेत रूप में सीखता है, स्वयं उपस्थित होकर सचेत रूप में फुल होश आवास में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी यही सब नियम फॉलो करते रहते हैं कि किस स्तर पर क्या क्या बदलाव होना चाहिए। नई शिक्षा नीतियाँ आती रहती हैं, यही है उनमें शिक्षा का सुधार। सबका मानना यही होता है शिक्षा में किसी तरीके से सुधार आना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा सीखता है तो वह जो उसकी परिवेश की भाषा होती है, उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसी स्तर पर सीखता है। तो उसी स्तर पर शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। बच्चा जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा क्षेत्र में रहता है, उसी भाषा क्षेत्र पर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। ऐसा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम होना चाहिए, क्षेत्रीय भाग। तो आंसर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम भाषा भाग 1 है। यहाँ पर भाग 1, प्रथम भाषा भाग 1 से क्या आशय है? हिंदी भाषा से है, संस्कृत भाषा से है, अंग्रेजी भाषा से है, बचपन में सीखी गई भाषा से है। भाग 1 मतलब प्रथम भाषा भाग 1 से आशा है। प्रथम भाषा भाग 1 से आशा है, यानी कि बच्चा प्रथम भाषा जब सीखता है वह भाग 1 कहलाती है। जब वह बच्चा अपने परिवेश, अपने माता पिता, अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसी को बोला जाता है भाग 1 भाषा। मतलब पहला चरण बालक का पहला भाषाई पहला चरण, भाषा सीखने का पहला चरण होता है भाग 1। तो जब बच्चा भाग 1 सीखता है, भाषा सीखता है, तो हिंदी भाषा सीखता है कि संस्कृत भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, बचपन में सीखी गई भाषा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाई बचपन में जो भाषा सीखता है बच्चा, बचपन में जो भाषा सीखता है उसी को बोलते हैं बचपन में सीखी गई भाषा भाग 1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखा जाएगा ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपके ये रहा। आप लोग बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। और जो बच्चों आंसर करने में प्रॉब्लम्स हो रही है या जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ बिल्कुल एकदम से क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल आगामी एग्जाम के लिए अमृत साबित होंगे। सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। द्वितीय भाषा भाग 2 से आशा है। द्वितीय भाषा भाग 2 से आशा है। जैसे भाग 1 बचपन की भाषा हो गई, जब बच्चा अपने परिवेश से, अपने परिवार से सीखता है। और भाग 2 जब बच्चा अपने समाज में निकलता है या विद्यालय में जाता है, वो कहलाएगी भाग 2 भाषा। तो भाग 2 से मतलब क्या होता है? हिंदी से, अंग्रेजी से, क्षेत्रीय से, हिंदी भाषा व अंग्रेजी से। तो भाई बच्चा जब आपके भाग 2 में जाएगा, समाज में जाएगा या विद्यालय जाएगा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो, किसी भी विद्यालय परिवेश में जाएगा तो वहाँ पे जो भाषा होगी आपकी हिंदी अथवा अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे उर्दू भी होता तो उसको भी सम्मिलित किया जाता, लेकिन ऑप्शन में आपका उर्दू नहीं है। या अन्य भाषा होता तो उसको भी सम्मिलित किया जाता, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का क्षेत्रीय भाषा
को सम्मिलित नहीं किया गया है, उसमें तीनों ऑप्शन को नहीं दिया गया है, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाली भाषा होती है हिंदी व अंग्रेजी है, तो इसी को रखा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आई होप बिल्कुल अंडरस्टैंड समझ चुके होंगे आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये लगा है आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जाना माना पहचाना सा क्वेश्चन है, लग रहा है कि कोई पड़ोसी क्वेश्चन है, आसपास में सुना हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आप लोग आई होप बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे हैं। यस, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, इस बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 22 भाषाएँ। कितनी भाषाएँ? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाएँ। यदि बोलियों की बात करता है तो बोलियाँ अलग होती हैं और भाषा अलग होती हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने सेशन का क्वेश्चन नंबर 13। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेहतर समझ, प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन और कौशल का विकास, ये वो भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। यस, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बेहतर समझ। भाई भाषा का आपको समझ होगा, मुख्य उद्देश्य भाषा सिखाने का मतलब क्या होता है। अगर आप बहुभाषी हैं तो आप कोई किसी भी भाषा में आपसे वार्तालाप करेगा तो आप उसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो इसलिए भाषा का ज्ञान समझने के लिए आवश्यक होता है, तो ये भी हो गया। प्रभावी संप्रेषण मतलब आदान प्रदान, बातचीत करने के लिए, तो वो संप्रेषण हो गया। सुनना, बोलना, पढ़ना और लेखन कौशलों का विकास। यस, बिल्कुल राइट। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो 13 का सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेशन का आपका 14वां क्वेश्चन। मूल्यांकन में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित उपकरण है। मूल्यांकन में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित मतलब सबसे ज़्यादा मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित है। मौखिक एवं लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, प्रेक्षण जांच सूची एवं रेटिंग स्केल, उपयुक्त सभी। तो सर्वाधिक उपयोग होने वाली बताना है आपको। तो मूल्यांकन प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित उपकरण सभी हैं। मौखिक और लिखित रूप से भी आपका इंटरव्यू वगैरह देके, साक्षात्कार देके भी आपका या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार मिलान चार्ट के द्वारा भी किया जाता है। और प्रेक्षण जांच सूची व रेटिंग स्केल, प्रेक्षण जांच सूची मतलब आगमन निगमन विधि के द्वारा कुछ कार्य करा के और उसको एक स्केल के जरिए जांच करके भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपका 14 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ शिक्षण कौशल टेट सीटेट सुपर टेट के लिए बहुत ही अमृत साबित होने वाली 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से। बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी लोगों को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग चैनल पर नया हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही बहुमूल्य क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट के जरिए हम आप लोगों को उपलब्ध होते रहेंगे आप लोगों के सामने वीडियो लेकर। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं हमें, निश्चित तौर पे आप लोग भी समझदार हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कार्य के लिए अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो वह कार्य आप पूर्ण नहीं कर सकते। चाहे थ्योरिकल जितना भी रट लेना, हम आपको थ्योरिकल भी पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा वरीयता आपको प्रैक्टिस सेट पे देते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस से लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए। सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है प्राथमिक कक्षा के शिक्षण द्वारा, उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है किसके द्वारा। तो भाई सर्वेक्षण विधि भाई अनुसंधानकर्ता द्वारा होगा। अनुसंधानकर्ता जो खोजकर्ता होते हैं, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा नहीं होगा। वो थोड़ी ना खोज करता है, अनुसंधान करता है। उच्च प्राथमिक कक्षा का भी टीचर भी नहीं है अनुसंधान करता।
ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से। छात्रवृत्ति का खाता बैंक में किस आधार पर खोला जाता है। बिल्कुल एक बात समझ लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छात्रवृत्ति का खाता बैंक में किस आधार पर खोला जाता है। चालू खाते के, बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस के, यो भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। तो भाई छात्रवृत्ति के लिए जो आप खाता खोला जाता है, आप चाहे तो चालू खाते के रूप में खोल सकते हैं, आप चाहे तो बचत के रूप में खोल सकते हैं, या आप चाहे तो जीरो बैलेंस पे खोल सकते हैं, शून्य बैलेंस पे, है ना। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ये और भी दोनों तरीके से आप छात्रवृत्ति के लिए बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने और बोलने में होता है। भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने और बोलने में होता है। 70%, 80%, 95%, 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग, और क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं। भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने और बोलने में। भाई भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में होता है, सुनने और बोलने में ही तो होता है। भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रूप में होता है, सुनने या बोलने में, है ना। तो 95% सुनने और बोलने में होता है, बाकी 5% लिखने में भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। 95% यानी कि 17 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज के हिसाब से कह सकते हैं, एग्जाम के हिसाब से कह सकते हैं, और सेशन का तो लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है। स्वाभाविक मतलब स्वभाव से ही, अपने आप से कौन सी भाषा सीखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा, अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत अपने आप से स्वयं, जिसमें कोई कुछ, जैसे हिंदी सीखेंगे छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा आपको, संस्कृत सीखेंगे तो संस्कृत भी सीखने, अंग्रेजी में आपको ABCD सिखाई जाएगी पहले, मातृभाषा में कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा आपको, कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। जो माता पिता परिवार वाले बोलते हैं बच्चा वही बोलने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, 18 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा, ठीक है। स्वाभाविक रूप से कौन सी भाषा सीखी जाती है, मातृभाषा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ ये सीरीज स्टार्ट हुई आपकी। बोलने और बोलका पढ़ने में समान विशेषता क्या है। बोलने और बोलका पढ़ने में समान विशेषता क्या है। शब्दों पर जोर, अनुतान, आवाज़ में परिवर्तन या आरोह अवरोह, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन 19 को समझें। बोलने और बोल का पढ़ने में समान विशेषता क्या है। भाई बोलने में या बोल का पढ़ने में क्या समानता है। शब्दों पर जोर, यस, बोल का आप चिल्ला के पढ़ेंगे तो शब्दों पर जोर लगेगा ना। अनुतान, आवाज़ भी निकलेगी ज़्यादा। आवाज़ में परिवर्तन या आरोह अवरोह, आवाज़ में बोलने में परिवर्तन आएगा। भाई किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से आरोह, क्या घटना है, कहाँ बढ़ना है। उच्चारण भी सही आएगा। इसके बाद उपयुक्त सभी, तो यस उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 19 के लिए। 19 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 20, बोलना किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलना किस प्रकार की क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बोलना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो बोलना भाई स्वयं की इच्छा है ना, ऐच्छिक क्रिया, स्वयं की इच्छा है तब बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई भाई मार के बुलाएगा तो भी नहीं बोलेंगे। ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया। तो 20 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख विशेषता है। बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख विशेषता है। शब्दों पर जोर, अनुतान, स्वर परिवर्तन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 21 के लिए वही चीज़ बताई गई है जो अपन पिछली बार भी पढ़ चुके हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है।
उपयुक्त सभी हो जाएगा। शब्दों पर जोर भी लगेगा, अनुतान भी होगा, स्वप्रवर्तन भी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण संबंधी क्रियाकलाप कौन सा है? कक्षा में किया जा सकने वाला भाई कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण संबंधी क्रियाकलाप। श्रवण मतलब सुनने वाला, कविता सुनना, कहानी सुनना, संवाद सुनना, उपयुक्त सभी। सुनने वाला क्रियाकलाप कह रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब कक्षा में किया जाने वाला श्रवण का, तो भाई कहानी भी सुनी जा सकती हैं, कहानियाँ कविता भी सुनी जा सकती हैं, कोई संवाद किसी संवाद पे भी चर्चा की जा सकती है, उपयुक्त सभी। यस, ये मौखिक रूप से किए जा सकते हैं, सिर्फ सुनकर, सिर्फ श्रवण कर कर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा सेशन का आपके सामने। भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है? लिखित उच्चारित भाषा में। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है, किस तरीके से हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है? लिखित उच्चारित भाषा से, मौखिक उच्चारित भाषा से, लिखित एवं उच्चारित मौखिक भाषा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। तो सबसे पहले भाई हम लिखित रूप से भाषा का ज्ञान अर्जित करते तो हैं, लेकिन कम करते हैं, लिखित का उपयोग कम करते हैं। लेकिन मौखिक उच्चारित भाषा से सबसे ज़्यादा भाषा का ज्ञान होता है। किससे? मौखिक उच्चारित भाषा से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई जहाँ भी आप जा रहे हो, किसी समाज में, किसी जगह पर, किसी स्थान पर, किसी से भी आप संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या हर चीज़ लिखोगे? क्या नहीं, मौखिक रूप से ही भाषा का अर्जन, भाषा का ज्ञान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कंपेयरिंग की गई है बेटा। ठीक है, चलते हैं। भाषा कौशलों के रूप में परिणत आधारभूत कौन सी क्रिया शामिल होती है? भाषा कौशलों के रूप में परिणत आधारभूत क्रिया शामिल होती है कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो भाषा कौशलों में परिणत, भाषा कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि भाषा कौशल कम माना जाएगा आपका सुनना, परिणत आधारभूत क्रिया शामिल है, सुनना भी शामिल है, भाषा बोलना भी पड़ेगा, पढ़ना और लिखना, यस, उपयुक्त सभी क्लियर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। प्लीज़ बच्चे एक बार आप लोग कमेंट करके जो बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ आप मुझे 30 मिनट देंगे, मैं 30 मिनट के प्रैक्टिस सेट, डेली 30 मिनट के प्रैक्टिस सेट से आपकी ज़िंदगी बना दूंगा। आप शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षक 100% बना दूंगा मैं। ठीक है, जुड़े रहें सभी लोग। भारत में सामान्यतः हिंदी एवं अंग्रेजी किस त्रिभाषा के अंतर्गत आती है? त्रिभाषा, भारत में सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी किस त्रिभाषा, मातृभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी, संस्कृत केवल हिंदी त्रिभाषा के रूप में अंतर्गत आती, त्रिभाषा के अंतर्गत आती है। भारत में सामान्यतः हिंदी अथवा अंग्रेजी किस त्रिभाषा के अंतर्गत आती है? कौन सी त्रिभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपका बता दें तो हिंदी, अंग्रेजी। तो हिंदी का परिवर्तन क्या है? संस्कृत से हुआ है, तो हिंदी अथवा संस्कृत 3 भाषाओं के अंतर्गत ही आती है, हिंदी अथवा संस्कृत, और अंग्रेजी तो अलग है ही आपकी, है ना। तो अब मातृभाषा में त्रिभाषा के रूप में हिंदी अथवा संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की आई होप क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ है, और जितना बेटर कर सकता हूँ उससे बेटर करता हूँ, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसका भी मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 है के लिए आंसर करें। पठन कौशल का क्या लाभ है? हमारे अनुभवों का समृद्ध बनना, हमारी सोच और तर्क करने के ढंग को बेहतर बनाना, जिज्ञासु मस्तिष्क के विकास को उद्दीपित करना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26। भाई क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करें, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए सभी लोगों का।
क्वेश्चन नंबर 26, पठन कौशल का क्या लाभ है? हमारे अनुभव को भाई पठन कौशल करेंगे हमारे अनुभव बढ़ेंगे, यस बनेंगे। हमारी सोच और तर्क करने के ढंग को भी बढ़ावा मिलेगा, यस मिलेगा बढ़ावा। जिज्ञासु मस्तिष्क के विकास को उद्दीपन होगा, यस। अगर मस्तिष्क आपका जिज्ञासुपन है तो आपकी जिज्ञासा शांत होगी और जिज्ञासा बढ़ेगी भी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बचा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यस 26 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन सम्मिलित हैं? पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन सम्मिलित हैं? 2, 4, 6, 8। कितने प्रकार के पठन सम्मिलित हैं पठन प्रक्रिया में? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करें यस 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 यस। तो पठन प्रक्रिया में 2 प्रकार के पठन शामिल हैं, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, मौखिक पठन और लिखित पठन। ठीक है, पठन प्रक्रिया में 2 प्रकार के पठन शामिल किए जाते हैं। तो आपका 27 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 को चलते। पठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? चरण बताएं। चरण, पठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो पठन प्रक्रिया के 4 चरण हैं, 6 चरण, 8 चरण, 10 चरण। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठन प्रक्रिया में कितने चरण हैं? तो पठन प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पठन प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा गया है, जो कि आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएंगे। बिना समय घुमाए प्रैक्टिस सेट के हिसाब से अब चलते हैं 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन है। विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था संगठन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। तो विद्यालय स्तर पर केंद्र स्तरीय संस्था और संगठन है, तो ये सभी आपके विद्यालयों के लिए ही बनाए गए संगठन हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड नई दिल्ली यस है, CBSE है। केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली यस, ये भी है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय ये भी यस है। उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने आंसर भी किए हैं। एक बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों ने जिस तरीके से आंसर किए हैं, और निश्चित तौर पे सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं जुड़े रहें। बस 30 मिनट, मात्र 30 मिनट चाहता हूं मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के, जिसको मैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर आपके सपने साकार कर दूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की ओपन विश्वविद्यालय की पूछ रहा है वो, ओपन यूनिवर्सिटी है ना। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 1986, वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 1989। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। ओपन विश्वविद्यालय के लिए पूछ रहा है। यस, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपका वर्ष 1989, वर्ष 1989। ये था आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सेशन पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सेशन पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सफलता अब दूर नहीं, सफलता अब दूर नहीं, सफलता अब दूर नहीं। सिर्फ 30 मिनट आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का एक बार फिर एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और फिर एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ फिर उपस्थित होंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।